रणजीत अपने ड्रामे की हेल्प से करणवीर को लेकर नीचे जा चुका था। इधर सुकृति और सिद्धार्थ बातें करते करते बहुत ही ज्यादा करीब आ गए थे और कब वो भावनाओं में बहते हुए चले गए थे, उन्हें इस बात का खुद ही पता नहीं चला था। उन दोनों के बीच किस होना शुरू हो चुका था, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दोनों बरसों के प्यासे थे और एक दूसरे के होठों से अपनी प्यास बुझा रहे थे। इधर सिद्धार्थ और सुकृति एक दूसरे को किस कर रहे थे और उधर होटल में अपने कमरे में लेटी हुई रिया का कलेजा धक करके रह गया था। वो उठकर बैठ गई थी। उसे सिद्धार्थ की बहुत याद आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सिद्धार्थ को उससे दूर ले जा रहा हो। ये रिया का वहम था, क्योंकि सिद्धार्थ उससे दूर जा नहीं रहा था, बल्कि दूर जा चुका था। वो मुझे याद तक नहीं कर रहा है और मैं हूं कि उसकी यादों में फंसकर रह गई हूं। अगर मुझे पता होता कि वो ऐसा करेगा तो मैं कभी उससे दिल लगी नहीं करती। रिया भावुक होते हुए बोली, किसी से प्यार करो तो इजहार करने में समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, क्योंकि उसका दिल कब किसी और से लग जाए पता नहीं होता। रिया ने इजहार करने में समय बर्बाद कर दिया था। वो ये मान बैठी थी कि सिद्धार्थ अब तो मेरा है, उसे मुझसे कौन लेकर जाएगा। तो आज वो होटल में बैठी हुई आंसू बहा रही थी, लेकिन सुकृति ने समय पर इजहार कर दिया था, कहकर नहीं तो आंखों से ही कर दिया था। और आज सिद्धार्थ उसके करीब था। रिया अकेली नहीं थी जिसकी आंखों में सिद्धार्थ के दूर जाने का गम दिखाई दे रहा था, बल्कि उससे 2.5 मिलियन दूर मीरा ग्रह पर मौजूद इंद्रनगर के जंगलों के बीच बने एक आश्रम के अंदर बैठे हुए कुलगुरु विचित्रवीर की आंखों में भी वही डर सता रहा था। वो अपने सामने जल रही राज्य रक्षक की जीवन ज्योति को देख रहे थे, जिसका रंग आम ज्योति के रंग से बदलकर लाल हो गया था। अगर राज्य रक्षक वासना के फेरे में फंस गया तो फिर इंद्रनगर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। देवयानी, तुम कहां हो? उनकी आवाज में एक डर सा सुनाई दे रहा था। राज्य रक्षक को इंद्रनगर की रक्षा करने के लिए सभी प्रकार की मोह माया से परे रहना होता था, क्योंकि कुलगुरु विचित्रवीर का मानना था कि अगर राज्य रक्षक काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ के चक्कर में पड़ जाता है तो वो सारे ज्ञान नहीं अर्जित कर पाएगा जो उसे एक पूर्ण राज्य रक्षक बनाने वाले थे। क्योंकि सिद्धार्थ के पास जो पारद था, उसने बस सिद्धार्थ को चुना था। अब इसके बाद सिद्धार्थ को सारी विद्या और कलाओं में पारंगत करने की जिम्मेदारी देवयानी के ऊपर थी, जो राजस्थान के जयपुर ट्रॉमा सेंटर में एडमिट थी और अभी तक उसको होश नहीं आया था। वो सिद्धार्थ से बहुत दूर थी। उसको सिद्धार्थ तक पहुंचने के लिए काफी लंबा सफर तय करना था। जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा था, वैसे वैसे कुलगुरु परेशान हो रहे थे। अब सिद्धार्थ के अंदर जगी वासना की आग ने कुलगुरु को और डरा दिया था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो खुद आकर सिद्धार्थ को ढूंढ कर ले जा सकते थे, लेकिन अगर कुलगुरु विचित्रवीर इंद्रनगर को छोड़कर आते तो फिर इंद्रनगर को बचाने वाला कोई नहीं था। हालांकि शक्ति मौली सिद्धार्थ के बहुत करीब था, लेकिन वो भी अधूता के द्वारा किए गए हमले से घायल होकर रणधीर प्रताप के पास बेहोश पड़ा हुआ था। मैं कह रहा हूं कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, फिर इतना क्यों घबरा रहे हो? हल्की सी चोट ही तो है। रणजीत को घबराता देखकर करणवीर ने कहा, और उसकी आवाज इतनी तेज थी कि वो ऊपर कमरे में मौजूद सुकृति और सिद्धार्थ को भी सुनाई पड़ी। जैसे ही करणवीर की आवाज उन दोनों के कान में पड़ी कि वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। सिद्धार्थ की आंखों में सुकृति के लिए प्यार के साथ साथ एक शर्म भी दिखाई पड़ रही थी, जो शायद पहली बार किसी लड़की को जानबूझकर किस करने की वजह से उपजी थी। अरे जीजा जी, मुझे चक्कर आ रहा है और आप कह रहे हैं ऐसा नहीं वैसे। आप मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना क्यों नहीं चाहते? रणजीत गुस्सा होते हुए बोला। वो करणवीर को किसी भी कीमत पर वहां से लेकर जाना चाहता था, जिससे कि सिद्धार्थ का रास्ता साफ हो सके और वो वहां से निकल जाए। लेकिन करणवीर को रणजीत इतना सीरियस लग ही नहीं रहा था कि उसे वो हॉस्पिटल लेकर जाए, इसलिए वो रणजीत को टाल रहा था। जब रणजीत को लगा कि करणवीर उसको लेकर हॉस्पिटल नहीं जाएगा, तो वो नाटक करते हुए धड़ाम से गिर गया था। और जैसे ही रणजीत गिरा कि करणवीर घबरा गया था।
उसने जल्दी से अपने ड्राइवर को आवाज देते हुए गाड़ी लाने को कह दिया था। रणजीत का नाटक कामयाब हो चला था। वो करणवीर को वहां से ले जाने में सफल हो चुका था। लेकिन जैसे ही करणवीर रणजीत को लेकर गेट के बाहर निकल ही रहा था कि तभी वहां पर एक एक करके पुलिस की गाड़ियां हूटर बजाते हुए आ गई थी। पुलिस की गाड़ियों को आया देखकर रणजीत को हॉस्पिटल लेकर जा रहा करणवीर घबरा कर रुक गया था। वहीं ऊपर कमरे में मौजूद सिद्धार्थ और सुकृति ने भी जब पुलिस के गाड़ियों का हूटर सुना तो वो भी बहुत ज्यादा घबरा गए थे। वो समझ चुके थे कि वो लोग सिद्धार्थ को ही ढूंढते हुए आए हैं। करणवीर ने ड्राइवर को गाड़ी में साइड लगाने को कहा और खुद उतरकर गेट के बाहर खड़ा हो गया था। तभी उसे सबसे आगे वाली काली फॉर्च्यूनर से डीजीपी शुभांकर मिश्रा उतरते हुए दिखाई पड़े। डीजीपी शुभांकर मिश्रा को देखते ही करणवीर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। डीजीपी साहब, आप यहां कैसे? आप आदेश देते, मैं खुद चला आता। करणवीर मक्खनबाजी करते हुए बोला। मुजरिम जहां छुपा होता है पुलिस वहीं पहुंचती है करणवीर साहब। आपको हमने समझदार समझा था, लेकिन आप तो निरे बेवकूफ निकले। आपने अपने घर में एक मोस्ट वांटेड को पनाह दे दी। डीजीपी शुभांकर मिश्रा ने सख्ती के साथ करणवीर की ओर देखते हुए कहा। इधर करणवीर डीजीपी से बात कर रहा था और उधर कार में पड़े हुए रणजीत को पसीना छूट रहा था, क्योंकि उसे ये बात ढंग से मालूम थी कि ये लोग सिद्धार्थ को ही ढूंढते हुए आए हैं और साथ ही उसे सिद्धार्थ के कमरे में होने की भी जानकारी थी। उसने अपना फोन निकाला और सुकृति के नंबर पर फोन मिला दिया था। सुकृति ने पहली बेल जाते ही फोन उठा लिया था। हाँ रणजीत, सुकृति ने कहा। बाहर पुलिस है, सिद्धार्थ को छुपा दो कहीं पर। रणजीत ने कहा। कहां छुपा दो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और पुलिस को कैसे पता चला कि सिद्धार्थ यहां है? सुकृति ने सवाल किया। हमारे पास ये सब बात करने का वक्त नहीं है। डीजीपी शुभांकर मिश्रा खुद आए हुए हैं, मतलब कि मामला बहुत सीरियस है, इसलिए पहले सिद्धार्थ को छुपाओ, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। रणजीत ने इतना कहकर फोन काट दिया था। मोस्ट वांटेड? कौन मोस्ट वांटेड डीजीपी साहब? मेरे घर में मैं, मेरा साला और मेरी बहन है, बस। यहां कौन मोस्ट वांटेड आ गया? करणवीर ने डीजीपी को जवाब देते हुए कहा। चूंकि उसे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, इसलिए वो डीजीपी शुभांकर मिश्रा की बात को समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं। बहाने बनाना बंद करो करणवीर साहब। सिद्धार्थ अंदर है, उसे चुपचाप बाहर आने को कहो, वरना फिर इसका अंजाम समझ लेना। डीजीपी शुभांकर मिश्रा ने करणवीर को धमकी देते हुए कहा। डीजीपी शुभांकर मिश्रा के मुंह से सिद्धार्थ का नाम सुनकर करणवीर के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी। उसे समझ में नहीं आया था कि आखिर डीजीपी शुभांकर वहां पर सिद्धार्थ के होने की बात क्यों कर रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं डीजीपी साहब? सिद्धार्थ यहां कैसे? करणवीर ने हकलाते हुए कहा। देखिए मिस्टर करणवीर, नाटक करना बंद कीजिए और चुपचाप सिद्धार्थ को बाहर आने को कहिए, वरना मैं मजबूरी में हमें आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। डीजीपी शुभांकर मिश्रा ने करणवीर से कहा। उनकी आवाज में एक गुस्से की झलक दिखाई दे रही थी। सर, सिद्धार्थ यहां नहीं है, आप मेरी बात मानिए। करणवीर ने डीजीपी शुभांकर मिश्रा से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। तब तक उसके आस पड़ोस में जो लोग भी थे वो भी वहां आ पहुंचे थे। उन सब की नजर करणवीर के ऊपर ही टिकी रही थी और करणवीर ये देख देखकर शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। जिस करणवीर की वहां पर तूती बोलती थी, आज वो एक मुजरिम की तरह वहां पर खड़ा हुआ था, और तो और उसे ये भी पता नहीं था कि आखिर में उसने गलती क्या की है। सिद्धार्थ तुम्हारे घर में है करणवीर। इतना कहकर डीजीपी शुभांकर मिश्रा कुछ इधर उधर देखने लगे थे। उनकी नजर करणवीर के बंगले पर लगी सीसीटीवी कैमरों को ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें वहां एक भी कैमरा लगा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, और कैमरा ना पाकर उन्होंने करणवीर से आगे कहा। सीसीटीवी क्यों नहीं लगा हुआ है करणवीर तुम्हारे घर में? वो सीसीटीवी फुटेज देखकर ये क्लियर करना चाहते थे कि सिद्धार्थ एक्चुअली में वहां पर आया हुआ था या नहीं। इट्स माई कॉल सर, मैं सीसीटीवी लगवाने में यकीन नहीं रखता। मुझे लगता है कि इससे हमारी प्राइवेसी खत्म होती है, करणवीर ने डीजीपी शुभांकर मिश्रा को जवाब देते हुए कहा। हालांकि उसकी वजह प्राइवेसी नहीं बल्कि
करणवीर की वो बीमारी थी जिसमें उसका बदन पूरी तरीके से नीला पड़ जाता था और फिर उसे इंजेक्शन लेना पड़ता था। कभी कभी उसका ये निशान उसके चेहरे पर भी आ जाता था और वो गिर भी जाता था। इसलिए उसने सीसीटीवी नहीं लगवाया था कि इससे उसकी पोल खुल सकती है। इतना बड़ा बंगला और एक भी सीसीटीवी नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि तुम जो कह रहे हो वो वजह है। जरूर इसने सीसीटीवी आज ही निकलवाया होगा। जाकर तलाशी लो इसके घर की, ये ऐसा नहीं मानेगा। करणवीर का जवाब सुनकर डीजीपी शुभंकर मिश्रा ने अपने साथ खड़े पुलिस वालों को आदेश देते हुए कहा। डीजीपी शुभंकर मिश्रा के साथ सवालों में उलझा करणवीर ये बात भूल ही गया था कि उसने रणजीत को गाड़ी में लिटा रखा है। जब डीजीपी ने उसके घर की तलाशी लेने की बात कही और करणवीर ने अपने आसपास खड़े पड़ोसियों को देखा तो उसके अहम पर चोट लग गई थी। उसे अपनी बेइज्जती का एहसास होने लगा था। आप मेरे घर की तलाशी नहीं ले सकते। आपके पास कोई सर्च वारंट नहीं है और बिना सर्च वारंट के मैं आपको अपने घर में घुसने नहीं दूंगा। करणवीर ने डीजीपी शुभंकर मिश्रा के साथ सख्ती से पेश आते हुए कहा। उसकी आवाज में सख्ती महसूस करके डीजीपी शुभंकर मिश्रा थोड़ा सा झेप गए थे। उन्हें न जाने क्यों सिद्धार्थ को मारने की इतनी जल्दी थी कि वो सारे नियम कानून ही भूल गए थे। सर्च वारंट मैं जारी करता हूं अभी, डीजीपी ने झेपते हुए कहा। ठीक है, पहले सर्च वारंट लाइए फिर तलाशी लीजिए। इतना कहकर करणवीर अंदर जाने लगा था। अभी उसने एक ही कदम अंदर बढ़ाए थे कि वहां पर एक इंस्पेक्टर ने करणवीर को ठिठका दिया था। 1 मिनट मिस्टर करणवीर, हमें आपके घर से सस्पेक्ट की ये चीज मिली है। इतना कहकर उस इंस्पेक्टर ने करणवीर के आगे अपना हाथ बढ़ा दिया था और उसके हाथ में मौजूद सामान को देखते ही करणवीर के होश उड़ गए थे। आखिर क्या दिखाया था इंस्पेक्टर ने करणवीर को, और क्या डीजीपी शुभंकर मिश्रा होंगे करणवीर के घर में छिपे हुए सिद्धार्थ को पकड़ने में सफल? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।